पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी हलचल। 2 दिन पहले आर्मी चीफ जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर गए। आप सोच रहे हैं सेना प्रमुख जा रहे हैं, रक्षा मंत्री जा रहे हैं जम्मू कश्मीर। रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर के उस राजौरी पुंछ इलाके में पहुंचे जहां कुछ दिन पहले आतंकी हमला हुआ था और वहां हमारे 4 जवान शहीद हुए थे। राजौरी पुंछ वो इलाका है जहां पर पिछले कुछ अरसे में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं। जम्मू कश्मीर में पहले आतंकवादी खासतौर पर दक्षिणी कश्मीर में एक्टिव होते थे। अब आतंकियों ने अपनी गतिविधियां शिफ्ट करके राजौरी और पुंछ के इलाकों में कर लिया है। इसलिए अब एनकाउंटर और आतंकी हमले की ज्यादातर घटनाएं इसी इलाके में हो रही हैं। इस इलाके में चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन सेना आतंकवादियों के सफाई में जुटी है। पुंछ के आतंकी हमले के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए पहुंचे और उन्होंने राजौरी पुंछ जाकर ऐसे संकेत दे दिए जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान पर फिर से नरेंद्र मोदी सरकार कुछ बड़ा एक्शन लेने वाली है क्या। पहले सुनिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा है, फिर आपको बताता हूं कि क्या पाकिस्तान की ठुकाई होने वाली है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जो भी आवश्यक और जो भी उचित कदम है वह उठाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हमारे लिए हर सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है और हमारा एक सैनिक, मैं मानता हूं, वह हमारे परिवार के सदस्य के समान है। यह हम सब के अंदर यह भावना रहती है, सारे देशवासियों के अंदर यह भावना रहती है। और आपके ऊपर कोई नजर डाले तो सचमुच यह हम सबको कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। पाकिस्तान पर बड़े एक्शन लेने वाले संकेत इसलिए लग रहे हैं लोगों को क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने पूरा जोर लगा दिया है। लोकसभा चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं, तो पाकिस्तान भी फड़फड़ा रहा है। उसको लग रहा है कि किस तरह से माहौल खराब किया जाए। और जब भी भारत में चुनाव करीब आता है, कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ जाती हैं। इस बार भी ऐसा हो रहा है। पुंछ में जो हमला हुआ था उसमें जो क्रूरता दिखी थी, उसके बाद सैनिकों के शहादत का बदला लेने की मांग भी हो रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 21 दिसंबर को शाम करीब 3:45 बजे आतंकियों ने घात लगाकर सेना की 2 गाड़ियों पर हमला किया था। हमले की चपेट में आई सेना की गाड़ियां एक ऑपरेशन के लिए निकली थी, जो इलाके में संदिग्ध आतंकियों की जानकारी मिलने के बाद 21 दिसंबर की सुबह ही शुरू किया गया था। इस दौरान पुंछ के डेरा गली इलाके में आतंकियों ने अचानक गोलाबारी शुरू कर दी। पहाड़ी पर घात लगाकर बैठे आतंकियों ने पहले ग्रेनेड दागे, फिर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, जिसकी वजह से 2 जवानों के पार्थिव शरीर इस हालत में थे कि पहचानना मुश्किल हो गया, जिसमें सेना के 4 जवान शहीद हुए और 3 जवान घायल हो गए। पुंछ में हुए इस कायराना आतंकी हमले के बाद से ही सेना लगातार आतंकियों की तलाश में जुटी। डेरा की गली और पुंछ के जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। पुंछ में जिस जगह आतंकी हमला हुआ था, सेना ने उसके आसपास के पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी। ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है और साथ साथ हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भी जंगलों में आतंकियों की तलाश की जा रही है। और सेना का यह रूप कोई नया नहीं है। जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, उन्होंने सेना को खुली छूट दे रखी है। सामने चीन है, पाकिस्तान का टेररिस्ट है, मारो छोड़ो मत। पुंछ में हुए आतंकी हमले में जिन जवानों ने शहादत दी थी, उनमें उत्तराखंड में कोटद्वार के रहने वाले सिपाही गौतम कुमार, उत्तराखंड में ही चमोली के रहने वाले नायक बीरेंद्र सिंह, यूपी में कानपुर के रहने वाले नायक करण कुमार और बिहार के नवादा में रहने वाले राइफलमैन चंदन कुमार शामिल थे। अपने जवानों को खोने के बाद सेना ने जब आतंकियों के सफाई वाले एक्शन शुरू किए, आतंकवादियों की तलाश में पूछताछ शुरू की, आतंकवादियों के सपोर्ट सिस्टम को तोड़ना शुरू किया, तो नया विवाद उठ गया। सेना पर ही आरोप लग गया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 नागरिकों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हुए। इस घटना के विरोध में कुछ लोग सड़कों पर आए। इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि मारे गए लोगों को सुरक्षा बलों ने पूछताछ के लिए उठाया था। हालांकि नागरिकों की मौत के मामले में सेना ने बिना देर लगाए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश भी दे दिए। आज कश्मीर दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राजौरी के अस्पताल में भर्ती घायल नागरिकों से भी मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने इस घटना में मारे गए लोगों के परिवार से भी मुलाकात की और पूरी मदद का भरोसा दिया। साथ ही राजनाथ सिंह ने सेना को भी ऐसे मामलों में अलर्ट रहने की नसीहत दी और कहा कि सुरक्षा के साथ ही लोगों का दिल जीतना भी जरूरी है। एक बार रक्षा मंत्री को सुनिए। आप सभी इस देश के रक्षक हैं। देश की रक्षा के साथ साथ मैं आप लोगों से विशेष आग्रह करना चाहता हूं
देश की रक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, लेकिन इस देश की रक्षा के साथ साथ अपने देशवासियों का दिल जीतना यह भी आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। मैं जानता हूं इस दृष्टि से भी आप लोग अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी चूक होती है, प्रयत्न नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की चूक न होने पाए जिससे कोई भारतवासी आहत हो। नागरिकों को लेकर तो पूरी संवेदना और सावधानी हमेशा रखी जाती है, फिर भी अगर कहीं कोई चूक हो या उसकी बात भी हो तो उसकी जांच भी होती है। लेकिन ऐसे विवाद उठने का मतलब यह नहीं कि आतंकवाद का खात्मा करने वाले मिशन पर कोई असर पड़ेगा। इसका मतलब यह भी नहीं कि आतंकवादियों पर किसी तरह की रहम होगी। इसका मतलब यह नहीं कि आतंकवादियों के हमदर्दों पर कोई रहम होगा। एक तरफ रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर जाकर आतंकवाद के सफाई का संकल्प लिया, तो आज ही गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में मुस्लिम लीग के गुट पर बैन लगा दिया। गृह मंत्रालय ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर के मसरत आलम ग्रुप पर बैन लगा दिया है। मसरत आलम अलगाववादी है और इस वक्त जेल में है, तो इस पर बैन लग गया है। मुस्लिम लीग मसरत आलम ग्रुप को यूएपीए के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है। इस संगठन पर कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। इस संगठन पर आरोप है कि यह आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करता है और कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाता है लोगों को। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यानी ना तो आतंकियों पर रहम होने वाला है, ना आतंकियों के हमदर्दों पर और ना ही आतंकियों का समर्थन करने वालों पर। आतंकवाद की कमर तोड़ी जाती रहेगी, यह नरेंद्र मोदी सरकार का मैसेज एकदम क्लियर है। ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे आतंक के खात्मे वाले मिशन पर कोई असर पड़े, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सेना के सामने खास तौर पर राजौरी पुंछ इलाके में बड़ी चुनौती है। राजौरी पुंछ इलाके को आतंकवादियों ने अपना नया अड्डा बना लिया है। दरअसल साल 2020 के बाद राजौरी और पुंछ में अचानक आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी। जम्मू कश्मीर में इस साल आतंकी हमलों में करीब 125 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। इनमें से 40% से ज्यादा आतंकी हमले राजौरी और पुंछ जिलों में। राजौरी और पुंछ की भौगोलिक और सामाजिक स्थितियां आतंकियों को रास आ रही हैं। एलओसी से सटे हुए राजौरी और पुंछ के उत्तर में पीर पंजाल के पहाड़ है। पुंछ की सीमा कश्मीर घाटी के उरी, गुलमर्ग और शोपियां के साथ मिली हुई है। दूसरी तरफ राजौरी की सीमाएं शोपियां और कुलगाम से लगती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन ऑल आउट से बचने के लिए आतंकी अब राजौरी और पुंछ का रुख कर रहे हैं, क्योंकि वहां घना जंगल है तो उनको लगता है वहां छुपने में आसानी हो। दूसरा, साउथ कश्मीर में डेवलपमेंट इतना तेजी से हो रहा है कि इनको वहां वैसा समर्थन नहीं मिल रहा। इसके साथ ही आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर में लोगों का नजरिया बदला और आतंकियों के मददगारों की संख्या घटी। ऐसे में कश्मीर में आतंकियों को छुपने के लिए सुरक्षित ठिकाने नहीं मिल पा रहे। इसके अलावा राजौरी और पुंछ में घने जंगल, नाले और पहाड़ एलओसी तक फैले हुए हैं। इससे आतंकियों के लिए सेना पर घात लगाकर हमला करने के बाद भागने में उन्हें मदद मिलती है। अब पुंछ में जिस जगह आतंकी हमला हुआ उस जगह के लोकेशन को ही आप देख लीजिए। आतंकी पहाड़ी में घात लगाकर बैठे हुए थे और जैसे ही सेना की गाड़ियां गुजरी उन्होंने गोलाबारी शुरू कर दी। ये देखिए, ये ऊपर पहाड़ दिख रहा है ना, तो ये लोग ऊपर बैठे हुए हैं, जंगल है और वहीं से हमला कर रहे हैं। राजौरी पुंछ वो इलाका है जिसके रास्ते पहले आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घुसते थे, लेकिन अब जब यही आतंकवादियों ने अड्डा बना लिया तो सेना के लिए चुनौती भी बढ़ गई, क्योंकि इस इलाके में घने जंगल, नाले और पहाड़ हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में सेना काम करती है और पुंछ जैसी कुछ घटनाओं में विवाद होता है तो कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता एकदम कूद के निकल आते हैं। कहते हैं कि कश्मीर के मामले में पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला तो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान से बात नहीं हुई तो कश्मीर का हाल गाजा और फिलिस्तीन जैसा हो जाएगा। सुनिए जरा एक बार इनको। मैंने हर बार यह कहा है, वाजपेयी जी ने जो कहा था कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। अगर हम पड़ोसियों के साथ दोस्ती में रहेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे, अगर दुश्मनी में रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते इतनी तेजी से। फिर मोदी जी का है बयान, प्रधानमंत्री का, कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन नाउ। अब बातचीत से मसले हल करने हैं। कहाँ है वो बातचीत? आज इमरान खान छोड़ दीजिए, आज नवाज शरीफ वहाँ के वजीर आजम बनने वाले हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम बात करेंगे। क्या वजह है कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं है?
अगर बातचीत से हमने ये सुलझाया नहीं तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे कहने का, हमारा भी वही हाल होगा जो आज गाज़ा का और पैलेस्टीनियन का हो रहा है, जिन पे आज बमबारी की जा रही है इजराइल की तरफ से। Election is possible during this hostile atmosphere? कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ही जाने हमारा हाल क्या होगा। अल्लाह रहम करे हम पे। फारूक अब्दुल्ला को बड़ी चिंता हो रही है कश्मीर की। ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जब कश्मीरी पंडितों पर हमला हो रहा था तो भाई साहब विदेश चले गए। आज इनको चिंता हो रही है, कह रहे हैं भारत और पाकिस्तान अगर बातचीत करेंगे तो दोनों देश में विकास होगा। बॉस, इंडिया ऑलरेडी रॉकेट बनी हुई अर्थव्यवस्था, इंडिया में विकास हो रहा है। आपको अगर चिंता है कि पाकिस्तान में विकास क्यों नहीं हो रहा, वहां लोगों को आटा क्यों भीख मांगना पड़ रहा है, तो ये आपकी चिंता हो सकती है। दूसरा, अगर वो आतंकियों को भेजना बंद नहीं कर रहे तो कौन हिसाब से बात होगी बॉस। और दूसरा कि कश्मीर कोई फिलिस्तीन नहीं है, कश्मीर दुनिया का मामला नहीं है, यह भारत का अपना मामला है। इससे फिलिस्तीन या किसी और को जोड़ना मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने जैसा है, जो भारत कभी होने नहीं देगा, भले फारूक अब्दुल्ला बोले। जहां तक बात पाकिस्तान की है, ऐसे देश से कोई क्या बात करेगा बॉस, जहां आतंकवादी भी अब चुनाव लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में हाफिज सईद जैसे इंटरनेशनल आतंकी की पार्टी अब चुनाव लड़ रही है। पाकिस्तान में अगले साल 8 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में हाफिज सईद की पार्टी PMML यानी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है। आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद लाहौर से चुनाव लड़ने जा रहा है। हाफिज सईद की पार्टी PMML में कई आतंकी शामिल हैं और उसकी पार्टी को चुनाव चिन्ह कुर्सी मिला हुआ है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 336 सीटें हैं, लेकिन चुनाव 266 सीटों पर होता है। बाकी 70 मनोनीत सदस्य होते हैं। सरकार बनाने के लिए 134 सीटों की जरूरत होती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर आतंकी हाफिज सईद की पार्टी को 134 सीटों पर जीत मिल गई तो पाकिस्तान